समझ में नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारे इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। हमारे परिवार में लोगों से हम सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, मेरी एक गलती की वजह से। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के महीने मुझे एक फ़ोन पर एक ऑनलाइन काम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, फिर टेलीग्राम पर पुनः ऑफ़र आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा के चलते मैंने ज़रूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो गया। इससे ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहता था, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया, जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में धंसने लगा। और थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता। काम का लोड इतना ज़्यादा हुआ कि मैंने अपने काम के साथ साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं बना पाया। इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज़्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वाले लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। मैंने मना किया क्योंकि मेरा सिविल ख़राब था। कंपनी वालों के कहने पर ट्राई किया तो तुरंत लोन मिलता चला गया कि कंपनी में पानी की तरह पैसा लगाता रहा। इस काम को शुरू करने के पहले मैंने वेबसाइट चेक की थी, जो कि ई-कॉमर्स बेस्ड कंपनी है, ऐप पर टीआरपी के लिए काम करवाती है। दरअसल मेरे हाथ पे ये एक सुसाइड लेटर है, जो भोपाल में एक 38 साल के व्यक्ति ने लिखा है। ये एक लंबा चौड़ा लेटर है। हर एक शब्द उसकी बेबसी की कहानी बता रहा है। कितना खुशहाल परिवार, 2 मासूम बच्चों के साथ में चारों लोगों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उसने अपने घर वालों से माफ़ी मांगी है, अपने बच्चों से माफ़ी मांगी है, सरकार से एक फरियाद की है कि उसका पोस्टमार्टम ना किया जाए, वो चारों लोगों को साथ ही दफन किया जाए, उनका जो अंतिम संस्कार है वो साथ किया जाए, ताकि वो परलोक में भी एक साथ रह पाए। इसको यहीं रखते हैं। इसके साथ साथ सबक क्या है? आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में न जाने कितने लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं। एक वाकया मैं अपने साथ शेयर करता हूँ। एक दिन मैं टैक्सी से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान वो टैक्सी ड्राइवर भी इसी ऑनलाइन गेम के जरिए, ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन के बाद इतना फ्रस्ट्रेट था कि मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल वो कोई गलत कदम ना उठा ले। उसकी निजी ज़िंदगी की सभी कॉन्टैक्ट्स, उसके जीवन के, उसके दोस्तों को वो ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी वाले गलत मैसेज भेजने लगे। उस कैब ड्राइवर की गलत तस्वीरें फ़ोटोशॉप से एडिट करके दूसरे मोबाइल फ़ोनों में भेजे जाने लगी। उसको लगातार इतना परेशान कर दिया गया, जबकि उसने 20,000 रुपये का लोन लिया था और वो 1.5 लाख रुपया लौटा चुका था। उसके बावजूद वो कंपनियां लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी। अब मजबूरी ये आ गई कि उसके घर वालों तक वो सारी तस्वीर जाने लगी। वो तस्वीरें इतनी ऐसी तस्वीरें थी जिसको कोई बयान नहीं कर सकता, और फोटोशॉप के जरिए वो सब फोटो उन्होंने एडिट करके और उसके जरिए उगाही करनी शुरू कर दी थी। जिस भोपाल की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका सुसाइड लेटर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वो भी इसी तरह एक जाल में फंसा। उसको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया, फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज आया। उससे कहा गया कि आप घर बैठे, जैसे आपके फ़ोन में भी अक्सर ये आते होंगे कि घर बैठे कमाइए 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और इस तरह से पैसे कमाने का हश्र क्या है, ये आप 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा, जिसका खत मैं बार बार ये दिखा रहा हूँ, ये सुसाइड लेटर जो उनका लिखा हुआ, कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के 4 पेजों का ये पूरा लेटर उसने लिखा है। जब पुलिस ने 2 दिन के बाद ये लेटर बरामद किया, हम लोगों के पास खबर आई, तो मुसीबत ये थी कि पढ़ के लेटर हमारे भी आंसू नहीं थम रहे थे। इतना सुंदर खूबसूरत 2 बच्चे, जिनके भविष्य की योजनाएं संवारने की वो बना रहा होगा। शायद उसकी उम्मीदें होंगी कि आगे जाके मेरे बच्चे ये करें, और उसके लिए वो पैसा भी कमाना चाहता था, लेकिन पैसे कमाने की इतनी जल्दबाजी कि वो 18 लाख रुपए कर्ज में डूब गया। अब उसको लगा कि उसकी एक नन्ही सी बेटी है, उसकी शादी कैसे होगी, इतना कर्ज वो कैसे भर पाएगा, घर वालों का क्या मुंह दिखाएगा। मैंने जो आपको सुनाया वो केवल इसका आधा था। इसके बाद एक लंबा खत और है, जिसमें वो बताता है कि मैं अपने माँ बाप से किस तरह क्या कहूँ, मैं अपने भाई बहनों से क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। इसके चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और वो पूरे परिवार के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी और वो खुद, जिसका नाम है भूपेंद्र विश्वकर्मा, ये सब फांसी के तख्ते पर लटक जाते हैं।
और एक कर्ज के जाल में फंसकर विश्वकर्मा अपने फर्ज को भूलता है और इसी जाल में फंसता फंसता वो इतना घुस जाता है कि उसको अब उम्मीद ही नहीं होती कि वो कभी इस जाल से बाहर आ पाएगा और अंत में वो आत्महत्या करने का फैसला लेता है। आप आत्महत्या करने वाले को बुज़दिल कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है तो हमारी ज़िंदगी में सामने है। डिजिटलाइजेशन का युग है, उसके साथ साथ हमको सतर्कता बरतनी होगी। हम लोग के आए दिन ऐसे खूब सारे प्रलोभन टेलीफोन में, हमारे मैसेज में आते हैं जो आपको बड़ी बड़ी इनकम का प्रोसीजर समझाते हैं। वो बताते हैं कि आपको कहीं नहीं जाना, केवल घर बैठे 1 घंटा देना है, 100 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, आपको 10,000 हो जाएंगे, 10,000 देने आपके 10 लाख हो जाएंगे। इस तरह के प्रलोभन से आपको बचना है। नवभारत टाइम्स आपसे ये अपील करता है कि इस तरह के खत जिसको पढ़ने से दिल टूटता है, आंखों में पानी आ जाता है। एक हंसता खेलता परिवार कैसे इस कर्ज जाल में फंसकर जान दे दी, इसका ये जीता जाता उदाहरण है। तो हम सभी आपसे यही अपील करते हैं कि इस युग में सबसे पहले आपको जांचना चाहिए। अगर वो कोई बैंक का ऑफर है, बैंक से आया है, आपको अपने आसपास जो ब्रांचेस है उससे कनेक्ट करिए। टोल फ्री नंबर है सभी बैंकों के, आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। अक्सर बैंक वाले खुद भी आपको ऐसे मैसेजेस करते हैं। जो अच्छी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो आपको मैसेज करते हैं कि इस तरह के जाल में ना फंसिए, लेकिन हम ना चाहते हुए भी जल्दी से और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा ये भूपेंद्र विश्वकर्मा जैसे लोग बन जाते हैं।